हेलो एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन सबको, दैट इज ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की एंड फिजिकल की, वो कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी हम अपकमिंग सेशंस में कंप्लीट करेंगे। मगर सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिनमें से कि आपको क्वेश्चन CSIR नेट में, सेट में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ एक रैपिड रिवीजन कोर्स है ये, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशंस को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट आएगा उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके रोटेशन को हम देख रहे हैं, वो रोटेशन बेसिकली दो तरीके से होता है। सबसे पहले अगर सपोज ये मॉलिक्यूल है तो ये इसके अंदर ये एक्सेस होगी इसकी, और इसके अलोंग रोटेशन होना, इसको कहते हैं अलोंग द एक्सेस रोटेशन। अब दूसरा रोटेशन होता है एंड ओवर एंड। ये अगेन टू टाइप्स का हो सकता है। एक सपोज ये आपका प्लेन है तो एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन, इसको हम कहेंगे कि ये एंड ओवर एंड रोटेशन प्लेन में हो रहा है। और नेक्स्ट टाइप का होता है एंड ओवर एंड रोटेशन राइट एंगल टू द प्लेन। तो अगर आपका ये प्लेन है, इसके राइट एंगल, इस तरह से जो रोटेशन है उसको हम क्या कहेंगे, एंड ओवर एंड रोटेशन राइट एंगल टू द प्लेन। तो अब यहाँ पर हमने जो रोटेशन कंसिडर किया वो सबसे पहले अलोंग द एक्सिस इस तरह से, सेकेंड हमने देखा एंड ओवर एंड प्लेन के अंदर, और थर्ड हमने देखा एंड ओवर एंड जो कि राइट एंगल्स टू द प्लेन होता है। अब इन सब रोटेशंस के कोरस्पॉन्डिंग एक एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हर रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अलोंग द एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया IA। इसी तरह से एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया IB। और एंड ओवर एंड रोटेशन अगर हम राइट एंगल्स टू द प्लेन करते हैं तो उसके लिए हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC। अब इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपके पास लीनियर, सेकंड होता है सिमेट्रिकल टॉप, थर्ड वन इज स्फेरिकल टॉप एंड द फोर्थ वन इज एसिमेट्रिक टॉप। अब ये 4 डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये किस तरह से इनको क्लासिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, OCS है, HCN है, ये सारे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, IA की वैल्यू 0 होती है, राइट। दूसरी तरफ IB और IC दोनों इक्वल होते हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू IA, यानी कि IB IC बराबर होंगे मगर वो IA के बराबर नहीं है, और IA कितना है, 0 है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी लीनियर मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद हम बात करें सिमेट्रिक टॉप की। सिमेट्रिक टॉप में अगेन वही कंडीशन होगी कि IB और IC दोनों बराबर है। IB IC बराबर है मगर दे आर नॉट इक्वल टू IA। तो यही कंडीशन हमने लीनियर में पढ़ी थी, मगर यहाँ पे जो चेंज होगा वो ये होगा कि यहाँ पे IA इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स उसकी भी कोई वैल्यू आएगी। अब जब IA की भी कोई वैल्यू आएगी तो इट मीन्स हमारे पास 2 कंडीशंस बनेंगी, या तो IA IB और IC से क्या हो जाएगा, लेसर होगा या ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन बनती है प्रोलेट मॉलिक्यूल्स की, जिसमें IB और IC जो कि इक्वल हैं, दे आर ग्रेटर देन IA। इसमें एग्जांपल आपके आ जाएंगे CH3Cl, एलीन्स, ये मॉलिक्यूल। सेकेंड क्लास बनती है आपकी ओब्लेट्स की। ओब्लेट्स के अंदर IB IC डेफिनेटली बराबर हैं मगर दे आर लेसर देन IA, और इसमें एग्जांपल BCl3 का, बेंजीन का, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं। थर्ड क्लास यदि मॉलिक्यूल्स की हम कंसिडर करें तो वो होता है स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप का मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिस तरह से है, जिनमें तीनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IA IB IC ये तीनों बराबर होते हैं।
तो बिल्कुल सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल कोई मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो उनकी स्ट्रक्चर आती है, जैसे CH4 है, SF6 है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में आते हैं। अब यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी नो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड, इनके अंदर कोई भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है आपको। देन फोर्थ कंडीशन आती है एसिमेट्रिकल टॉप की। एसिमेट्रिकल जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, सब कुछ एसिमेट्रिक है, यानी कि IB, IC और IA दे आर नॉन इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसमें मॉलिक्यूल आपके वाटर और वैनिल क्लोराइड के इस तरह के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि माइक्रोवेव को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स के रोटेशंस को स्टडी किया जाता है। रोटेशन बेसिकली अलोंग द एक्सिस या एंड ओवर एंड हो सकता है, एंड ओवर एंड में भी इन द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो सकता है। इन तीन तरह के रोटेशंस के करस्पॉन्डिंग तीन तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आते हैं, और इन तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के बेसिस पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था मॉलिक्यूल्स का, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल यील्ड्स 3 रोटेशनल कांस्टेंट। द मॉलिक्यूल इज, अब यहाँ पर देखिए 3 रोटेशनल कांस्टेंट आया है, इसका मतलब 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आया। तो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कब होगा? एसिमेट्रिक टॉप्स के केस में। तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू 3 रोटेशंस। तो यहाँ पे IA भी होगा, IB भी होगा, IC भी होगा, वो तीनों ही दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इसमें वाटर और वाइनिल क्लोराइड आता है। तो इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे एसिमेट्रिक टॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर दैट कंटेन्स सिमेट्रिक टॉप एंड ए स्फेरिकल टॉप अलोंग द फॉलोइंग। तो अब आपके पास देखिए किस तरह के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। CH4, CH3, आपको CH4 किस तरह का है? स्फेरिकल टॉप, राइट। इसके अंदर IA, IB और IC ये तीनों ही क्या है? इक्वल है। सेकेंड आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है CH3Cl। CH3Cl के अंदर क्या कंडीशन हो जाएगी? अब ये सिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक टॉप। यहाँ पर IB, IC के इक्विवेलेंट था, बट दे आर नॉट इक्वल टू IA, और IA जो है वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 भी नहीं था यहाँ पे कंडीशन। तो यहाँ पे आपके पास परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक टॉप पूछा गया है, दैट मीन्स CH3Cl। स्फेरिकल टॉप पूछा गया है, दैट इज CH4। तो परफेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास थर्ड वन हो जाएगा। देन गोज टू द नेक्स्ट। यहाँ पर अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि माइक्रोवेव एक्टिव हैं। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि किसी भी कंपाउंड के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब देगा, वो कब माइक्रोवेव एक्टिव होगा? जब उसके पास एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा। इट मींस मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पोलर, उसके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है तो वो माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल H2 है, O2 है, मीथेन है, SF6 है, CO2 है, इन सब के अंदर डायपोल मूवमेंट कितना आएगा? 0। ऐसे में ये माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड यदि HCl है, मिथाइल क्लोराइड है, OCS है, ये सब माइक्रोवेव एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इनमें डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब इनमें से कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव होगा? H2, N2, CO, CO2। तो अब यहाँ से माइक्रोवेव एक्टिव कौन सा होगा? जिसके अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज थर्ड वन। इसके अलावा H2, N2 और CO2 को यदि हम देखें तो इन सब के अंदर डायपोल मूवमेंट कितना आएगा? 0। दैट इज दे ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड।
The spectroscopic technique that can distinguish between the trans 1,2-dichloroethylene, अब यानी कि आपके पास मॉलिक्यूल कैसा है, एक तो आपने ट्रांस की कंडीशन ले ली, एंड सिस 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन, एक आपने क्या कंडीशन ले ली, दोनों Cl सिस कंडीशन में है। तो किस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माइक्रोवेव हो जाएगा। रीजन, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म के अंदर डायपोल मोमेंट 0 हो गया, सिस फॉर्म के अंदर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर 0 डायपोल मोमेंट हो गया तो ये नॉन पोलर हो गया, इट मीन्स ये माइक्रोवेव एक्टिव नहीं रहेगा, और इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी तो ये माइक्रोवेव एक्टिव रहेगा। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए है, कि सबसे पहले हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल को। तो अगर हम रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल में जो एटम्स के बीच का बॉन्ड है उसको रिजिड मान रहे हैं, तो वहां पे हम कह रहे हैं कि रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे सभी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती हैं, ऐसे रोटेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। इट मीन्स उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। और अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करें तो ये जो एनर्जी आएगी ये किसके बराबर आती है, h²/8π²I जूल्स के अंदर। अब यहाँ पे लेवल क्या होंगे, जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलेंगे। अगर हम वेव नंबर के फॉर्म में इस एनर्जी को लें, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वेव नंबर के फॉर्म में एनर्जी अगर हम लेंगे तो एप्सिलॉन जे किसके बराबर हो जाएगा, जो एनर्जी थी उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, hc से। hc से सॉल्व करेंगे तो अब ये h/8π²IcJ+1 आ जाएगा। इस पूरे टर्म को हम किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, बी के, तो यहाँ पे इसको हमने रिप्लेस कर दिया बी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोटेशनल लेवल की जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी लेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर कितना आता है, ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये आएगा BJ+1, और ये किसके अंदर आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। यहाँ पे B जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने भी यहाँ से पुट की थी h/8π²IC। I यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इट कैन बी IB और IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। J यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, लेवल्स है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद करना है वो यहाँ पर ये वाला है, यानी कि अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर कितना होगा, BJ+1। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये J की वैल्यू है, दीज ऑल आर द वैल्यू ऑफ J, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। अब इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था ये एनर्जी किसके बराबर होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर BJ+1, राइट। अगर J की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 0+1 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ऐसे में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आप देख सकते हो सबसे नीचे हमने इसकी वैल्यू कितनी रखी, 0। J की वैल्यू यदि हमने 1 रखी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2B। तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2B। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू आ गई 2B। ऐसे ही J की वैल्यू आपने 2 रख दी तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, B मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 + 1, तो 2 + 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6B। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे, 6B। तो हर लेवल की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर, ये यहाँ पे वेव नंबर है, वो कितनी आ जाएगी, 0, 2B, 6B, 12B, 20B, 30B, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन के लिए, जैसे J से J+1 के लिए अगर हम ट्रांजिशन देखेंगे तो स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पे आएगी, ट्रांजिशन है J से J+1, तो हायर लेवल की एनर्जी जो होगी माइनस आप कितनी कर दोगे, लोअर लेवल की एनर्जी। अब ट्रांजिशन भी कितने लेवल्स पे दिखाओगे, तो उसके लिए आपको आना चाहिए सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल है यहाँ पे डेल J बराबर +-1, इसका मतलब ट्रांजिशन जस्ट इमीडिएट लेवल पे होता है, यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 2, 2 से 1, बस एक लेवल का ही डिफरेंस होगा, ये सिलेक्शन रूल बताता है हमें।
अब इसके लिए स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पे होगी, इट मीन्स हायर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी। तो ये कितनी होगी आपके पास 2bj+1, यहाँ पे ये लोअर लेवल की वैल्यू आप रखिएगा। अब इसको भी एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजिशन देखा, सपोज हमने ट्रांजिशन कराया लेवल सेकेंड से थर्ड, हमने ये चीज कराई। तो सेकेंड लेवल पे आप देख सकते हो एनर्जी कितनी है 6b, थर्ड लेवल पे एनर्जी कितनी है 12b। तो हम क्या करेंगे 12b माइनस 6b कितना आ जाएगा 12b माइनस 6b, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6b। और यदि मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करूं यानी कि 2bj+1 लोअर लेवल को यहाँ पे रखना है, तो इट मीन्स 2b, 2 से थर्ड है ना, तो लोअर लेवल ये 2 हुआ, 2+1, तो 2+1 कितना हुआ 3, 3 2 6, ये वैल्यू कितनी आ गई 6b। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन कोई भी हो 11 से 12, 12 से 13, कोई भी लेवल का ट्रांजिशन हो, लोअर जो लेवल है उसको यहाँ पे पुट करें, 2bj+1 से आप डायरेक्टली वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से फर्स्ट लाइन आपकी इधर आई, फिर 2b पे, 4b पे, 6b पे, 8b पे, 10b पे, इस तरह से आपको सारी लाइन दिखेंगे। देखो 0 से 1 पे ट्रांजिशन हुआ तो 2b माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आई 2b, तो आपको ये लाइन कितने पे मिल गई 2b। देन 6b माइनस 2b, तो वैल्यू कितनी हुई 4, तो आपको लाइन कितने पे मिल गई 4b पे। देन 12 माइनस 6, तो लाइन कितने पे मिलेगी 6 पे। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अब किसी भी दो लाइंस के बीच का सेपरेशन आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, वो कितना सेपरेशन आएगा सब में 2b का। तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, इट मीन्स ये जो सेपरेशन है ये हमेशा कितना होगा 2b का। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन। इससे हम डायरेक्टली हाफ करके b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट, तो b की वैल्यू किसके लिए मिनिमम होगी वो आपको बताना है। तो अब देखिए b किसके बराबर होता है h/8π² IC, I किसके बराबर होता है μr² के। तो इट मीन्स जैसे जैसे रिड्यूस्ड मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये रिड्यूस्ड मास बढ़ा तो I बढ़ा, आई क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आई इंक्रीज होगा तो इट मींस बी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड मास आप देख सकते हो इसका है यहाँ पे थर्ड एग्जांपल का, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड मास इसका, सबसे ज्यादा आई इसका, तो सबसे मिनिमम बी इसका। तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल AB कोई यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम J इक्वल्स टू 0 से लेके J इक्वल्स टू 1। तो ट्रांजिशन हम किस में करा रहे हैं J0 से ट्रांजिशन हो रहा है J1 में। उसके लिए द रोटेशनल कांस्टेंट ये कितना आया आपके पास 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स पे। एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन अगर हमने 0 से 1 लेवल पे कराया तो वो 3.9 आया है। द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन आपको किसके लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है अगर हम 3 से ट्रांजिशन करें 4 पर। तो इसको देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2bj+1, वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं। अब ये किसके इक्वलेंट होगा 2b, j पे वैल्यू क्या रखेंगे लोअर वाली, लोअर वैल्यू हमेशा रखते हैं। तो 0+1 ये किसके इक्विवेलेंट आया है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.1 सेंटीमीटर इनवर्स। 0+1 क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2b क्या होगा 2b। तो इट मींस 2b इक्वल्स टू कितना आ गया 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.9 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 1.95 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब इस b को हम नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए यूज करेंगे। इट मींस 2bj+1 अगेन 2, b की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 1.95, j लोअर वाला हमेशा रखते हैं 3+1, इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.95, 3+1 कितना हो गया 4। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपका 15.6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका फोर्थ यहाँ पे राइट चॉइस हो जाएगी।
देन कम्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको माइक्रोवेव में इस तरह का मिलेगा। द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। आपको यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है हाइड्रोजन। इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं 19 और इसका है 1। ये AMU में है, राइट, रिस्पेक्टिवली। अब एक AMU की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है। बॉन्ड लेंथ ऑफ HF इज 2 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है, 2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे HF का पूछा गया है। तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? I किसके बराबर होता है, μr² के। म्यू की वैल्यू रिड्यूस्ड मास लिख दो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे ये चीज रख दी, μr²। अब इसको सॉल्व करूं, m1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे फ्लोरीन का 19, हाइड्रोजन का कितना है 1। इट मीन्स 1 इंटू 19 अपॉन 1 प्लस 19। अगर यहाँ पे मैं इसकी यूनिट लिख दूं, ग्राम मोल इनवर्स, और नीचे भी आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, और इधर आ जाएगा r², राइट। अब ग्राम मोल इनवर्स से ग्राम मोल इनवर्स तो यहाँ पे कट हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 19 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब एक मैंने ग्राम, मोल की जगह यहाँ पे मोल नीचे आएगा तो 6.023 इंटू 10⁻23, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 2। इसको मल्टीप्लाई किया है इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। ये r की वैल्यू पूरी रख दी। तो 19 इन 1 19 और 19 प्लस 1 क्या हो गया 20। अब इस ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो कन्वर्ट करते ही हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन्स 19 अपॉन 20, इसको कन्वर्ट किया केजी में 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको यहाँ पे डिवाइड हो गया ये 1000 से, तो ग्राम केजी में कन्वर्ट हो गया। ये आपका एज इट इज ही रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये आपका यहाँ पे r² हो गया। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6.4 इंटू 10⁻⁻47 kg मीटर स्क्वायर इसमें आंसर आएगा। तो ये आपका बी वुड बी द राइट चॉइस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम को हम उसके आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज इंस्टेड ऑफ CO में हम 12 CO की जगह अब 13 CO ले लें। तो आप देखो कार्बन 12 की जगह अब की बार हमने क्या ले लिया, कार्बन 13। तो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, कार्बन 13 में इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, I इक्वल्स टू μr²। तो जब यहाँ पे रिड्यूस्ड मास इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स ये जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। रोटेशनल कांस्टेंट B किसके बराबर होता है, H/8π²IC। तो यहाँ पर जब I इंक्रीज हो रहा है तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल B है, तो इट मीन्स B डिक्रीज हो जाएगा। B की डिक्रीज होते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, जितने अलाउड एनर्जी लेवल है और स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन है वो सारे के सारे डिक्रीज होते रहेंगे। जब B की वैल्यू ही डिक्रीज हो गई तो जैसे हमने यहाँ पे J लिया था, ये J की वैल्यूज थी, तो अब धीरे धीरे लाइंस क्या हो जाएंगी, ये जो अलाउड रोटेशनल लेवल्स हैं, जब B की वैल्यू कम होगी तो आप देख सकते हो ये लेवल सबके नीचे आ गए, ये लेवल्स नीचे हो गए। तो ये आपका अलाउड रोटेशनल जो लेवल्स हैं वो डिक्रीज हो गए, और इसी तरह से जो स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, सब में डिक्रीज होता जाएगा, वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है आइसोटोप का। इन द केस अगर हमने 12 कार्बन की जगह 13 कार्बन CO में लिया। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप मुझे भेजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व फॉर यू। देन कम्स नॉन रिजिड रोटेटर। अगर हम बॉन्ड को नॉन रिजिड माने, रिजिड नहीं माने, तो ऐसी कंडीशन में अगर जैसे ही हम उसको नॉन रिजिड मानते हैं तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट D को ऐड करना पड़ेगा।
डी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स के ऑर्डर को होती है। इट मीन्स बहुत ही इसकी वैल्यू कम है। तो लोअर लेवल्स में, यानी कि जबकि हम कह रहे हैं जे की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा होती है, तब इस डी की वैल्यू जो है वो कुछ अमाउंट आता है, अप्रिशिएबल अमाउंट होता है। उससे पहले हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं लोअर वैल्यूज में। मगर आपको जो फॉर्मूला है, क्योंकि डी इसमें कंसिडर होगा, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को हम कंसिडर करेंगे, तो ऐसे में जो यहाँ पर हम वेव नंबर के फॉर्म में एनर्जी देखते हैं, तो बी जे+1 हमने निकाली थी रिजिड रोटेटर में, उसमें से ये अमाउंट डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे डी जे का स्क्वायर J+1 का स्क्वायर, तो इट मीन्स जो वैल्यू थी उससे कुछ वैल्यू डिक्रीज हो गई। ये जो अमाउंट है इतना सर्टेन, ये अमाउंट इसमें से डिक्रीज हो गया, तो अगेन लेवल्स नीचे आएंगे। डी की वैल्यू, कई बार ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगेन हम स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें तो स्पेक्ट्रल लाइन 2BJ+1 पे आती थी। इसमें से ये वाला जो फॉर्म है डी वाला, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इट मीन स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है तो ऑलमोस्ट ये हायर एनर्जी लेवल्स में, मतलब जब जे की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा होती है तब ये अमाउंट डी का अप्रिशिएबल होता है। और ये इफेक्ट आप देख सकते हो कि लेवल्स भी यहाँ पे डिक्रीज हो गए और ये स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो गया, जैसे ही हम रिजिड रोटेटर से नॉन रिजिड रोटेटर की तरफ मूव करें। इसी पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, द रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम HCl का दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशन दिखा रखे हैं और ये स्पेक्ट्रल लाइंस आई हुई हैं। अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल 165.51 माइनस 145.03, तो ये किसके बराबर होगा, स्पेक्ट्रल लाइन सेपरेशन 2b के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, यानी कि 145.03 माइनस 124.30, ये भी किसके इक्वलेंट होगा, 2b के। तो 2b आप देख सकते हो किसके इक्वलेंट आ रहा है, 20.5 के। इट मीन्स b अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपसे पूछी गई है, निग्लेक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। तो d को निग्लेक्ट करते हुए हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10। देन कम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर IA जो है वो 0 नहीं है। इट मीन्स उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, और IB और IC तो दोनों थे ही एक दूसरे के इक्वल और उनकी कुछ सर्टेन वैल्यू थी। तो इट मीन्स यहाँ पे अलोंग द एक्सिस एंड एंड ओवर एक्सिस, यहाँ पे एंड ओवर एंड रोटेशन दोनों पॉसिबल हैं, दोनों मूवमेंट ऑफ एनर्शियाज होंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे बात करें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर, वो J+1 तो हो गई, मगर IA के लिए भी हमें लेना पड़ेगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसमें हम ऐड करेंगे A-B² की वैल्यू को। सिलेक्शन रूल +-1 J की वैल्यू तो रहेगी, मगर यहाँ पे डेल्टा K क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये इसके लिए सिमेट्रिक टॉप के लिए सिलेक्शन रूल आपको आना चाहिए। और अगेन हम स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे तो वो कितनी आएगी, 2BJ+1। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आज हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टडी किए। आई थिंक विद क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं कि आपका एक रैपिड रिवीजन हो जाए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और अपकमिंग सेशंस में स्पेक्ट्रो के और बहुत सारे सेशंस आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।